आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ाएंगे बच्चों फिजिक्स कक्षा 10 की। जैसे कि पढ़ा रहे थे, एक वीडियो इस पर बना चुके हैं, तो ये सेकंड पार्ट है फिजिक्स का। तो हम चर्चा करेंगे आज प्रकाश के परावर्तन की। उस दिन थोड़ी सी चर्चा कर पाए थे, तो आज करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन समझे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहेंगे जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर पड़ता है, क्या हमने होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, टकराकर सतह से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या हमने बताया कि जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान रखना, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसको हम बोलते हैं कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। अब ध्यान रखें, जो पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ती है ये क्या है, रेज ऑफ लाइट। अब जो प्रकाश की किरण पड़ती है उसे पड़ने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। आपतित किरण। और मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठ से वापस लौट कर जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। हमने क्या बताया कि पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और पृष्ठ से वापस लौटने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इतनी बात तो समझ में आ गई, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालीदार सतह पर पड़ता है तो उस पर से टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम चर्चा करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट। ठीक, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट की बात करते हैं, परावर्तन के नियम की। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम है प्यारे बच्चे, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम। कौन कौन से परावर्तन के नियम है, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है। देखो, पहला नियम यह है कि आपतित किरण, क्या, कौन सी किरण, आपतित किरण, तथा परावर्तित किरण, कौन सी किरण, परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु। और इस पर हमने क्या किया, एक सीधी रेखा खींची, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब। तो हमने बताया कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देख रहे हैं, एक ही तल में। ठीक, हमने क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या है, परावर्तन का प्रथम नियम है। क्या है, परावर्तन का प्रथम नियम। अब दूसरा नियम क्या है प्यारे बच्चों परावर्तन का। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण, क्या, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब इससे पहले हमको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि आपतन कोण कौन सा होता है और परावर्तन कोण कौन सा होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो इस बात के बारे में हम जानकारी करेंगे, समझेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना दे उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना दे उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। इसे आई से दिखाते हैं और इसे आर से दिखाते हैं।
तो आपतन कोण किसे कहते हैं? कहेंगे आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। समझे बात? ठीक, तो यह है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण, और ये कौन सा कोण है प्यारे बच्चों? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन के कोण के बारे में तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। और दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। इसी को हम बोलते हैं परावर्तन का द्वितीय नियम। तो परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है भैया? ठीक, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी को हम बोलते हैं ऐसे परावर्तन का द्वितीय नियम। तो पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझे? ठीक, अब आगे हम चर्चा करते हैं दर्पण। किसकी बात करेंगे? दर्पण। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण आपने देखा होगा, मिरर। ठीक, दर्पण की बात करेंगे, मिरर की। देखो दर्पण क्या होता है बच्चों? मिरर। मिरर कहेंगे गोली दर्पण, स्पेयर मिरर। जिसे हम बोलते हैं आईना, जिसमें हम क्या करते हैं अपने फेस को देखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण। जिसमें हमारी आकृति होती है, छप जाती है, उसी को हम कहते हैं दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है सबसे पहले समझें। कहेंगे किसी कांच के खोखले गोले का, क्या हमने बताया? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, क्या हमने बताया? किसी कांच के खोखले गोले का। मान लो कोई कांच का खोखला गोला है, तो गोला है, काफी अच्छा नहीं बना, थोड़ा सही है ना? तो ये मान लो ऐसे कांच का खोखला गोला है और इसके एक भाग पर हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। एक भाग पर पॉलिश कर रहे हैं हम, दर्श कर रहे हैं। कांच का खोखला गोला मतलब ऐसे ठोस नहीं है बिल्कुल, ठीक, अंदर से खोखला है। तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, क्या हमने बताया? ठीक, जिसके किसी एक भाग पर, चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला, ठीक, क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। लाल पेंट ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है, इसी को हम बोलते हैं मतलब ऐसे गोली दर्पण। तो जिसके एक भाग पर कैसे क्या कर दी जाती है? मतलब लाल पेंट ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है, इसी को हम बोलते हैं गोली दर्पण। P4O10, लाल पेंट ऑक्साइड। तो सबसे पहले समझें, अब हमने क्या किया, ये मान लो इसे पूरे भाग पर इस पर पॉलिश की और इतना इसे क्या कर दिया? मिटा दिया। तो हमने बताया कि किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरा भाग परावर्तक तल बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं कौन सा दर्पण? गोली दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? गोली दर्पण। तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक भाग पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरा भाग क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं गोली दर्पण बोलते हैं, स्पेयर मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेयर मिरर। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पेयर मिरर क्या होता है समझेंगे स्पेयर मिरर के बारे में। स्पेयर मिरर क्या होता है? होना गया तो इससे क्या हो गया था? वीडियो कट गया। समझे? हम बता रहे थे गोली दर्पण। तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक भाग पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा भाग परावर्तक तल बन जाता है,
इससे दर्पण को बोलते हैं गोली दर्पण, स्पेयर मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेयर मिरर कहते हैं। तो स्पेयर मिरर के बारे में समझ में आया। वैसे तो थ्योरी क्या लिखेंगे? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक भाग पर पालिश कर दी जाती है तथा दूसरा भाग परावर्तक तल बन जाता है, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं गोली दर्पण। अब समझे गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? देखो गोली दर्पण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और एक दर्पण होता है कौन सा? समतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स, कॉन्केव और प्लेन मिरर, ये 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। कितने प्रकार के? 3। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके किसी एक भाग पर क्या होता है? सॉरी, ठीक। अवतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दी जाती है? पालिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? पालिश कर दी जाती है। उभरा हुआ भाग होता है जिस पर पालिश कर दी जाती है। मान लो ये उभरा भाग है, ठीक, इस पर हमने क्या कर दी? पालिश कर दी। अब उभरे भाग पर पालिश कर दी और दबा हुआ भाग क्या बन गया हमारा? परावर्तक तल। दबा हुआ भाग क्या बन गया? परावर्तक तल। परावर्तक तल, पालिश, ये क्या है? पालिश है। अब पालिश ये परावर्तक तल ये है, तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन सा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाती है और दबा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाता है, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से दर्पण की? उत्तल दर्पण की। किसकी बात करेंगे? उत्तल दर्पण की। देखो प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण होता है जिसके हम कौन से भाग पर? दबे हुए भाग पर। कौन से भाग पर? दबा हुआ, जो धंसा हुआ भाग है उस पर हम पालिश कर दें, और बाहर वाला उभरा हुआ जो भाग है तो वो क्या बन जाए? परावर्तक तल बन जाए। क्या बन जाए? परावर्तक तल। तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाती है, दबा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाता है जिससे परावर्तन हो, ठीक। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण कौन सा होता है? ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश कर दी जाती है, जबकि उभरा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाता है, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब हम प्लेन मिरर की अगर बात करें, सिंपल से मिरर की बात करें, ठीक, तो ऐसे समतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण होता है प्यारे बच्चों जिसके किसी एक भाग पर, चाहे इधर करें चाहे उधर कर दे, ठीक, पालिश कर दी जाती है, यह है पालिश, और एक भाग क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। क्या बन जाता है? दूसरा भाग परावर्तक तल बन जाता है। तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों कौन सा दर्पण? समतल दर्पण बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। तो सभी चीजें समझ में आ गई, कंफर्म। तो आगे फिर से हम बढ़ते हैं। अब देखो हम समझेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे? दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझेंगे। दर्पण में क्या क्या चीजें होती है? मान लो ये जैसे अवतल दर्पण है हमने बनाया, देखो उभरे भाग पर पालिश है ना, दबा भाग परावर्तक है। जैसे ये सीधी रेखा है तो इस रेखा को बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब ये हमारे क्या है? द्वारक है, M1 M2 इनका नाम दे दिया हमने, इनको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। ये है दर्पण का पोल, ध्रुव। क्या इसको बोलते हैं? ध्रुव, पोल। ये दर्पण का क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। और ये दर्पण का क्या है? वक्रता केंद्र। क्या है?
वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और ये है बच्चों फोकस। क्या है? फोकस। और ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये पोल हो गया। ठीक, अब अगर बात करें, ये द्वारक हो गए। ठीक, अब ये यहाँ से लेकर ये लेंथ जो होगी, ये स्मॉल है, फोकस दूरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब इनकी थ्योरी समझेंगे कि क्या होती है, द्वारक क्या होते हैं, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखो आज हम एक शब्द में आपको ठीक केवल ऐसे परिभाषाएं बताएंगे, समझ लेना, और फिर हम कल या तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं हम आपको जल्दी से इन चीजों के बारे में बता देते हो, कल फिर से सही तरीके से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो द्वारक क्या होता है, समझने वाली बात है, आराम से समझ सकते हैं। द्वारक क्या होता है? दर्पण के जो दोनों किनारे होते हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण के द्वारक कहते हैं। तुमने क्या बताया द्वारक की परिभाषा? दर्पण के दोनों किनारों को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ध्रुव की बात करते हैं तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब मुख्य अक्ष क्या किसे कहते हैं? क्योंकि दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। अब वक्रता केंद्र की बात करें तो कहेंगे दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक, उसी का जो केंद्र होता है, इसी को हम बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। काट लिया इसको, ये जो केंद्र है इसी को हम बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक, तो बात समझे? वक्रता केंद्र, तो ऐसे हमने बताया वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम ऐसे अगर फोकस की बात करें तो ऐसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी की बात, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको कल फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।